Hello friends, in this video lecture I will be discussing the details about instrumentation and working of gas chromatography, and as you know, in my previous video I have already discussed the details about theory and introduction of gas chromatography. So before watching this video I will strongly recommend you to watch my previous video on introduction and theory of gas chromatography. So let's discuss the and working of gas chromatography. So before going to the details about working, first we have to know the various parts of this gas chromatography. So first one is columns used in GC. So there are various types of columns used in gas chromatography. First type is capillary column. As you can see here, capillary column, internal diameter is 0.2 to 0.75 millimeter. लेंथ इज अप टू 300 मीटर. मीन्स कैपिलरी जो कॉलम होता है वो कैपिलरी आपने देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है, बहुत ही पतला सा ट्यूब होता है. उसी तरीके का जो जीसी का कॉलम होता है उसके अंदर में एक बहुत पतला सा ट्यूब होता है और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो भी बहुत कम होता है. ये हमारा 0.2 mm से 0.75 mm तक होता है. मीन्स ये 1 mm से भी कम का इंटरनल डायमीटर होता है. मीन्स अंदर का जो डायमीटर है या फिर होल है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी कॉलम. इसका जो लेंथ होता है 300 मीटर तक का हो सकता है. ऐसा नहीं है कि 300 मीटर ही होगा, ये 1 मीटर भी हो सकता है, आपका 1 मीटर भी हो सकता है. 1 मीटर से लेकर के आपका ये 300 मीटर तक का हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिलरी कॉलम्स. तो कैपिलरी कॉलम के मेनली दो टाइप होते हैं. एक तो होता है डब्ल्यू कॉट एंड सेकंड वन इज एस कॉट. सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यू कॉट. WCOT, फुल नेम ऑफ डब्ल्यू कॉट इज वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर. ठीक है, डब्ल्यू कॉट का जो फुल नेम है वो होता है हमारा वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर. इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कोटिंग ऑफ लिक्विड स्टेशनरी फेस. मीन्स लिक्विड स्टेशनरी फेस को हम लोग डायरेक्टली कोटिंग कर देते हैं किसमें? जो हमारे पास कॉलम होता है उसके इंटरनल वॉल में, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था. पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल वगैरह जो बॉन्डेड होता है, केमिकली बॉन्डेड हम लोग कर देते हैं स्टेशनरी फेस से. तो ये वही चीज़ है. ये यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास एक कॉलम है और इस कॉलम का जो इंटरनल वॉल है उसमें यहाँ पर ब्लू कलर का जो कोटिंग है वो आप देख रहे होंगे. तो ये जो ब्लू कलर का कोटिंग है ये डायरेक्टली कोटिंग है हमारे पास किसमें? कॉलम पे. कॉलम पे डायरेक्टली कोटेड है और इसकी वजह से ये एज ए एक्टिव स्टेशनरी फेस काम करता है जो हमारे पास ये लिक्विड कोटेड है. ये लिक्विड को डायरेक्टली हम लोग जनरली कोट नहीं करते हैं, ये केमिकली बॉन्डेड होता है बाय यूजिंग सुइटेबल बॉन्डिंग एजेंट. अदरवाइज ये जो लिक्विड है पूरा गिर जाएगा वहाँ पर से, वहाँ अटकेगा ही नहीं. ठीक है, इसलिए वो केमिकली बॉन्डेड होता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डब्ल्यू कॉट. अब हम लोग देखते हैं एस कॉट. एस कॉट क्या होता है? इट इज सरफेस और सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर. इसका जो फुल नेम है इसको हम लोग सरफेस कोटेड ओपन ट्यूबुलर भी बोलते हैं, कई बार इसको हम लोग सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर भी बोल देते हैं. तो एज इट्स नेम सजेस्ट, सपोर्ट कोटेड मीन्स इसमें कोई सपोर्टिंग मटेरियल होगा. डाइटोमेसियस अर्थ हमारा सपोर्टिंग मटेरियल होता है. इसमें डाइटोमेसियस अर्थ इज यूज्ड एज सपोर्टिंग मटेरियल एंड देन इट्स सरफेस विल बी कोटेड विथ लिक्विड स्टेशनरी फेस. तो इसका सरफेस है उसको हम लोग लिक्विड स्टेशनरी फेस से कोट कर देते हैं डाइटोमेसियस अर्थ के. मीन्स हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कॉलम होता है, ये देख लेते हैं इस डायग्राम में. ये हमारे पास ऊपर में कॉलम है, इसमें डायरेक्टली लिक्विड का कोट था, इसमें डायरेक्टली लिक्विड का कोट था, बट इसमें कॉलम के अंदर में जो येलो सा दिख रहा है ये हमारा डाइटोमेसियस अर्थ है. तो उससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है उससे, और उसके ऊपर में डाइटोमेसियस अर्थ के ऊपर में हम लोग क्या कर देते हैं? लिक्विड का कोटिंग कर देते हैं. तो
इसमें डाइटोमेसियस जो अर्थ है हमारा सपोर्टिंग मटेरियल का काम कर लेता है, उसके ऊपर में वापस से हमने लिक्विड का कोटिंग कर लिया। तो एज ए एक्टिव स्टेशनरी फेज इसमें भी हमारा क्या होता है, इसमें भी हमारा वही लिक्विड ही होता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग GLC की बात करते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, तो उस केस में जो हमारा कॉलम यूज होता है वो होता है हमारा कैपिलरी कॉलम, क्योंकि कैपिलरी कॉलम में हमारे पास एक्टिव स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है। तो कैपिलरी कॉलम जब भी यूज करेंगे वो GLC होगा, या फिर उसी का वाइजे वर्सा जब भी हम लोग GLC यूज करेंगे तो वहां पर कैपिलरी कॉलम यूज करते हैं। दिस विल बी अ GPAT क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं पैक्ड कॉलम। तो पैक्ड कॉलम क्या होता है, इंटरनल डायमीटर इज 2 to 4.6 mm। इसका इंटरनल डायमीटर ज़्यादा होता है थोड़ा, 2 to 4.6 mm। ये जो आपको कॉलम दिखाया था, हालांकि ये HPLC का कॉलम है, तो GC का भी कॉलम पैक्ड कॉलम होगा तो ऐसा ही होगा। और इसका इस कॉलम का जो इंटरनल डायमीटर है, इसका इंटरनल डायमीटर भी 4.6 mm ही है। तो इस तरीके से हमारे पास GC का भी कॉलम होगा। इसका जो लेंथ होता है वो अप टू 1 to 3 मीटर होता है। जो हमारे पास कैपिलरी कॉलम है 300 मीटर तक का हो सकता है, बट जब भी हम लोग पैक्ड कॉलम यूज करेंगे 1 से 3 मीटर तक का इसका लेंथ होता है। मतलब ये जो लंबाई है पैक्ड कॉलम का वो ज़्यादा नहीं होता। पैक्ड कॉलम का आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉलम है हमारे पास, और उसके अंदर में ये सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है। सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक्टिव स्टेशनरी फेज सॉलिड है। एक्टिव स्टेशनरी फेज सॉलिड के कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड एक्टिव स्टेशनरी फेज और लिक्विड गैस मोबाइल फेज। तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का जो मैकेनिज्म होता है वो एड्जॉर्प्शन बेस्ड होता है। मींस जब भी हम लोग GSC की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग पैक्ड कॉलम यूज करते हैं। जब भी हम लोग GLC की बात करेंगे वहां पर हम लोग कैपिलरी कॉलम यूज करते हैं। आई होप आपको कॉलम का कॉन्सेप्ट गैस क्रोमेटोग्राफी में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेशर ऑफ गैस। तो गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, गैस क्रोमेटोग्राफी में प्रीवियस वीडियो में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। इट शुड बी 40 to 80 PSI। 40 से 80 पर स्क्वायर इंच का प्रेशर आइडियल होता है या फिर ऑप्टिमम होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, ये हमें मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज सैंपल। तो जो इसमें सैंपल होता है वो होता है हमारा गैस। सैंपल हमारा क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे पास जो सैंपल है वो लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा। तो क्या उसका हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। तो उनका भी हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई लिक्विड सैंपल है, तो लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीटिंग। तो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी में एक हीटिंग चैम्बर होता है, वहाँ पर हीटिंग होता है, और उस हीटिंग की वजह से जो हमारा लिक्विड सैंपल होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली हम उसका गैस क्रोमेटोग्राफी कर लेते हैं। बिकॉज गैस क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास सैंपल होना चाहिए वो हमेशा गैस में ही अंदर जाएगा। अदरवाइज जस्ट आप सोचो कि आपके पास मोबाइल फेस तो गैस है और स्टेशनरी फेस आपका सॉलिड या फिर लिक्विड है, बट आपके पास सैंपल गैस हुआ तब तो गैस के साथ गैस चला जाएगा, और आपके पास मान लो सैंपल लिक्विड हुआ तो गैस उसको लेकर के जाएगा क्या, ऐसे ढो करके लेकर के जाएगा क्या उसको। या फिर आपके पास जो सैंपल है सॉलिड है, तो सॉलिड को गैस इतना पावर से कैसे उड़ा करके लेकर के जाएगा क्या, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में आइदर लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, उसको हमें गैस में कन्वर्ट करना ही होगा। तो लिक्विड को इस तरीके से करते हैं, उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं हीटिंग से। सॉलिड को कैसे करेंगे, सॉलिड मटेरियल है तो उसको पहले डिसॉल्व करते हैं कोई लिक्विड में जिसमें वो डिसॉल्व हो जाए, और डिसॉल्व होने के बाद उसको कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीटिंग। फिर जब वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया तो उसको फिर से हीटिंग कर देते हैं, तो वो भी लिक्विड फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली हमें गैस मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सैंपल जो होगा फाइनल उसका जो स्टेट होगा वो हमारा गैस ही होगा। सैंपल का जो फाइनल स्टेट है वो गैस ही होगा गैस क्रोमेटोग्राफी में।
नेक्स्ट पॉइंट है शेप ऑफ द कॉलम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि 300 मीटर है, कॉलम का लेंथ 300 मीटर मैं बता रहा हूँ, तो आप सोचोगे 300 मीटर के लिए ये इंस्ट्रूमेंट रखेंगे कैसे, 300 मीटर का हॉल बनवाएंगे कि कैसे बनवाएंगे, ऐसा सवाल आ रहा होगा दिमाग में। तो वो आपका सही है, बट उसका कुछ सॉल्यूशन है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जो कॉलम का शेप होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, या तो स्ट्रेट होगा, जैसे ये हमारे पास स्ट्रेट कॉलम था, इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रेट हो सकता है जो कॉलम है हमारा। उसके बाद फिर दूसरा होता है हमारे पास कॉलम यू शेप। यू शेप कॉलम भी हो सकता है। यू शेप कॉलम मीन्स ऐसे आपका यू शेप में ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है। तो अब स्ट्रेट में ज़्यादा जगह लगेगा, इसी को ये यू शेप को ऐसे खोल दोगे बाहर, ऐसे पूरा खोल दोगे यू शेप को, तो क्या होगा, वो लंबाई ज़्यादा मतलब एरिया ज़्यादा कवर कर लेगा, तो उसके लिए उसको यू शेप भी बना देते हैं। अब बात आता है कि 300 मीटर का कॉलम है या फिर 100 मीटर का कॉलम है, तो 100 मीटर 300 मीटर तो बहुत ज़्यादा लेंथ होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्वाइल्ड कॉलम यूज़ होता है। वो ये क्वाइल्ड कॉलम, क्वाइल्ड कॉलम कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है क्वाइल्ड। ये तो बहुत छोटा सा क्वाइल है, अदरवाइज आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रिक केबल्स होता है वो ऐसे क्वाइल्ड रहता है, ऐसे लपेट के रखते हैं, बहुत सारा बहुत लंबा केबल आप एक ही जगह में लपेट करके रख सकते हो। तो सिमिलरली जो कॉलम है वो भी ऐसे ही राउंडेड क्वाइल्ड के फॉर्म में उसको लपेट करके रख देते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट में एक ही जगह में छोटे से जगह में आ जाता है। 300 मीटर का भी कॉलम छोटे से जगह में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा शेप ऑफ द कॉलम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली हम लोग कैपिलरी कॉलम यूज़ करते हैं तो क्वाइल्ड होता है, ताकि उसमें हमारे पास जो कॉलम का लेंथ है वो ज़्यादा मिले, और जब कॉलम का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा मिलता है तो ACTP का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से हमारे पास जो सेपरेशन है वो प्रॉपर होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ जीसी। तो वर्किंग ऑफ जीसी का एनिमेटेड वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया होगा। दिस वीडियो इज टेकन फ्रॉम एनिमेटेड वीडियो इज टेकन फ्रॉम डॉक्टर पुष्पेंद्र क्लासेस, जो मेरा ही यूट्यूब चैनल है। तो प्रॉपरली आपको एनिमेशन के साथ में ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स वॉच द एनिमेटेड वीडियो ऑफ वर्किंग फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। Hello friends, in this animation I am going to explain about instrumentation and working of gas chromatography or GC. GC instrument is constructed by various parts which are gas tank valve, gas tube, gas flow controller, GC oven, sample inlet, GC column, detector and recorder. Now coming to the details of various parts of GC instrument. First part is gas tank, which is made up of stainless steel and contains gas, which can be used as a mobile phase. And these gases may be helium, nitrogen, hydrogen, argon, carbon dioxide and air. Amongst all these gases, helium is most commonly used as a mobile phase in GC. Next part of GC instrument is gas controller. It will help us to control the gas flow rate. In GC, pressure of gas should be in the range of 40 to 80 psi. Now coming to the GC oven, which is an enclosed chamber and used to maintain temperature, especially high temperature, and it can be heated up to 400 degrees Celsius. Now coming to the sample inlet, where we can inject gas or liquid sample. If sample is solid, then it will be dissolved in the liquid and converted into the liquid sample and then injected. Next part of GC instrument is GC column. Two major type of columns are available. First one is capillary column and the second one is packed column. Generally, capillary column is used in GC and the length will be 1 to 300 meter. And the internal wall of this capillary column is coated with high boiling point stationary phase like silicon polymer or ethylene glycol. Now coming to the detectors used in GC. So various types of detectors are used in GC, which are thermal conductivity detector or TCD, flame ionization detector or FID, electron capture detector or ECD, thermionic specific detector or TSD, flame photometric detector or FPD, photoionization detector or PID, and a mass spectral detector or MSD.
MSD is most sensitive detector amongst all these detectors. Now coming to the working of GC instrument. So first we will open the gas tank valve, then set the pressure of gas mobile phase at 40 to 80 psi. Now gas mobile phase will be flowing in the GC column. After that we will inject the sample through the sample inlet. If sample is gas, then gas syringe will be used. If sample is solid, then it will be dissolved in the suitable liquid and converted into liquid sample. And if sample is liquid, then we will inject the sample through the micro syringe at the sample inlet. If gas sample is injected, then it will directly go towards the column along with mobile phase for elution like this. But if we are injecting liquid sample, then it will be converted into gaseous form due to heating created by heated metal block present in the sample inlet part. Now vaporized liquid sample will be moved towards the capillary column. When vaporized sample or gaseous sample will enter into the column, then separation starts according to the boiling point and the size of the molecule. Low boiling point compound and smaller size molecule will show higher affinity with mobile phase and probably elute out faster. And comparatively higher boiling point compound and larger size molecule will probably elute out later. But some compounds are having very high boiling point and are not eluted in normal condition. So we can increase the temperature of oven and increase the elution rate. This gradual increment in temperature is called temperature programming, and ultimately eluted molecules will reach to the detector and the chromatogram will be visible in the recorder according to the intensity and the retention time of the compounds like this. So this is the complete detail about instrumentation and working of GC instrument. Thank you. सो आई होप आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग जीसी का प्रॉपरली समझ में आ गया होगा थ्रू एनिमेटेड वीडियोस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेक्टर्स का। डिटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। डिटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन डिटेक्टर से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आते हैं और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जीपैट या फिर नाइपर, इन सब में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो ये जो टेबल है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो फर्स्ट डिटेक्टर की हम लोग बात करते हैं, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में TCD, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ये डिपेंड होता है हमारा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। इसमें जो सपोर्ट गैस होता है हीलियम यूज होता है, ठीक है। इसका जो रिमार्क्स है या फिर जो पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स, वो होते हैं हमारे पास। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉट वायर डिटेक्टर या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं कैथेरोमीटर। कैथेरोमीटर भी बोलते हैं इसको। इसमें टंगस्टन और रेनियम एलॉय वायर यूज होता है। ये भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डिटेक्टर, मीन्स इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हर तरीके के कंपाउंड्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। और इसका जो सेंसिटिविटी होता है 10⁻⁹ ग्राम, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं डिटेक्टिबिलिटी। डिटेक्टिबिलिटी जितना कम होता है, मीन्स जितने कम छोटे से छोटे कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेगा डिटेक्टर, उतना ही अच्छा माना जाता है। 10⁻⁹ ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई इतना 10⁹। तो सोचो कितना छोटा अमाउंट को डिटेक्ट कर लेता है, बहुत छोटे अमाउंट को डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए काफ़ी अच्छा ये डिटेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 0.1 ग्राम। तो ये सोचो 0.00000001 ग्राम। तो इतना छोटा अमाउंट को डिटेक्ट कर लेता है, तो कितना बढ़िया डिटेक्टर होगा। एकदम बहुत छोटा सा अमाउंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। जितना छोटा अमाउंट को डिटेक्ट कर लेता है वो उतना ही अच्छा डिटेक्टर माना जाता है और उतना ही ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट डिटेक्टर इज फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं FID, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये डिपेंडेंट होता है हमारा मास फ्लो रेट पे।
इसमें जो सपोर्ट गैस यूज़ होता है H2 एंड एयर मीन्स हाइड्रोजन और एयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ सेंसिटिव टू मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो हमारे पास फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सेंसिटिव होता है। एंड इट इज़ इनसेंसिटिव टू वाटर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मीन्स हमारे पास FID जो होता है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या फिर वाटर है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ नहीं करते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ये डिटेक्ट नहीं करेगा, उसको नहीं पहचान पाएगा, बोलेगा हम नहीं पहचानते। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी डिटेक्ट करवाना होता है तो FID का यूज़ करते हैं, और इसका जो डिटेक्टिबिलिटी होता है वो ऊपर वाले से भी ज़्यादा होता है। उसका 10⁻⁻9 था, इसका 10⁻11 था। ऊपर वाले से ज़्यादा तो है, बट ये केवल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए या फिर ऑर्गेनिक सैंपल के लिए है, ऑर्गेनिक सैंपल्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक या फिर वाटर को भी इस रेंज में डिटेक्ट कर लेगा, ये केवल ऑर्गेनिक सैंपल के लिए है। ठीक है, तो इसलिए इसको TCD को हम लोग यूनिवर्सल डिटेक्टर बोलते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विच वन इज यूनिवर्सल डिटेक्टर, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको बहुत सारा, तो उसमें TCD को टिक लगा देना है ऐसे। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर क्या होता है या फिर ECD क्या होता है? ये भी हमारा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। इसमें मेकअप गैस यूज़ होता है, मेकअप गैस यूज़ होता है, और हमारे पास इसको हम लोग जो होता है इसका जो रिमार्क्स होता है या फिर की पॉइंट्स होता है, निकल 63 इमिट्स बीटा पार्टिकल। इसमें निकल 63 यूज़ होता है, जो हमारे पास इस डिटेक्टर में बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। उससे जो बेनिफिट होता है वो हमारा क्या होता है, हाइलाइट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइल्स, परऑक्साइड्स, एनहाइड्राइड्स, ऑर्गेनोमेटालिक्स और पेस्टिसाइड्स। इन सबको डिटेक्शन जब हम लोग को करना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पेस्टिसाइड का एस्टिमेशन किससे करोगे, तो गैस क्रोमेटोग्राफी में। उसका जो डिटेक्टर कौन सा यूज़ करोगे, तो उसका आंसर है यही ECD, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। जितने भी हाइलाइट्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइल्स हो गया, परऑक्साइड्स हो गया, एनहाइड्राइड्स हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गया, ठीक है, तो इन सब का एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। इसका सेंसिटिविटी होता है हमारा 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻11 ग्राम। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सेंसिटिव होता है, बट ये सेंसिटिव किसके लिए होगा, इन्हीं सब चीज़ों के लिए होगा। इसमें देख रहे हो कि जनरली ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत कम है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत कम है, ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है ज़्यादा। नेक्स्ट डिटेक्टर इज थर्माइनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं TSD और NP डिटेक्टर। इसी का दूसरा नाम है NP डिटेक्टर। एस इट्स नेम सजेस्ट, NP डिटेक्टर मीन्स नाइट्रोजन और फास्फोरस को डिटेक्ट कर रहा होगा ये पक्का, आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये डिपेंडेंट होता है हमारे पास मास फ्लो रेट पे, और इसमें जो सपोर्ट गैस यूज़ होता है हाइड्रोजन और एयर। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकली हीटेड बीड अप सॉलिड एल्कली मेटल कंपाउंड, मीन्स इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं मटेरियल दैट इज इलेक्ट्रिकली हीटेड बीड अप सॉलिड मेटल कंपाउंड। और ये सॉलिड मेटल कंपाउंड क्या होता है, रुबिडियम सिलिकेट। ये जो रुबिडियम सिलिकेट है इसको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली थर्माइनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर में क्या होता है, रुबिडियम सिलिकेट होता है, जो हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस के डिटेक्शन के लिए काम आता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए कौन सा डिटेक्टर बेस्ट है, तो उसमें लिखोगे थर्माइनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर TSD या फिर NP डिटेक्टर, इसी का नाम है। तो जब भी नाइट्रोजन फास्फोरस का बात किया जाएगा तो वहाँ पर आपको NP डिटेक्टर नहीं पूछेगा, वहाँ पर आपको पूछेगा थर्माइनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर, TSD नाम से देगा। NP लिख दिया तब तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए ही है, ठीक है, बट इसी का नाम है नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर।
इसका जो सेंसिटिविटी होता है नाइट्रोजन के लिए 10⁻⁻11 ग्राम और फास्फोरस के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव होता है, दैट इज 10⁻12 ग्राम। ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट का नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस प्रेजेंट रहेगा, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा थर्माइनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर की, जिसको हम लोग बोलते हैं FPD। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये होता है हमारा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, ये होता है हमारा फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, दोनों डिफरेंट। ये मास फ्लो पे डिपेंडेंट होता है, हाइड्रोजन और एयर इसमें भी एज ए सपोर्ट गैस यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग यूज करते हैं सल्फर एंड फास्फोरस, टीन, बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सेलेनियम और क्रोमियम के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इन सब एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए हम लोग फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर यूज करते हैं FPD, सल्फर, फास्फोरस, टीन, बोरॉन, आर्सेनिक, जेरेनियम, सेलेनियम और क्रोमियम के डिटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर देखोगे इसकी डिटेक्टिबिलिटी तो क्या होता है 10⁵ टाइम्स ग्रेटर सेंसिटिव फॉर सल्फर एंड फास्फोरस। तो जब भी हम लोग को सल्फर और फास्फोरस को हम लोग को डिटेक्ट करना होगा तब हम लोग FPD यूज करते हैं। इसी FPD को हम लोग सल्फर फास्फोरस डिटेक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को जितना अच्छे से डिटेक्ट करेगा उसका 5 गुना ज़्यादा मतलब उससे 5 गुना छोटा अमाउंट को डिटेक्ट कर लेगा जब बात आएगी कि इसकी सल्फर और फास्फोरस की बात आएगी तब। तो ये हो गया हमारा डिटेल्स फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिटेक्टर, दैट इज फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर, दैट इज PID डिटेक्टर क्या होता है, कंसंट्रेशन बेस्ड होता है, मेकअप गैस यूज होता है इसमें, सपोर्ट गैस में। ये यूज होता है हमारा एलिफेटिक्स, एरोमेटिक्स, कीटोन्स, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स, एमीन्स, हेट्रोसाइक्लिक्स, ऑर्गेनोसल्फर्स, सम ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो इसमें देख रहे हो कि फोटो आयोनाइजेशन डिटेक्टर जितने भी ऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, उन सब के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, उन सब के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। और इसमें जो डिटेक्टिबिलिटी होती है 10⁻⁻9 ग्राम। ठीक है, 10⁻⁻9 ग्राम इसकी डिटेक्टिबिलिटी होती है और इन सब के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। एंड लास्ट वन इज मास स्पेक्ट्रल डिटेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं MSD, मास स्पेक्ट्रल डिटेक्टर। ये क्या होता है, मास फ्लो पे डिपेंडेंट होता है, हीलियम को एज ए सपोर्ट गैस यूज करते हैं। ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स, सब तरीके के मटेरियल्स के लिए यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ये इसका जो सेंसिटिविटी होता है वो 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻15 ग्राम होता है। मीन्स सबसे छोटा अमाउंट को भी ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो आई होप आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा गैस क्रोमेटोग्राफी का। थैंक यू सो मच।